सो हेलो एवरीवन। मैं वापस आया हूँ एक दोबारा से नई हॉरर स्टोरी लेके। एंड आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक कपल जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना डिनर कर रहा होता है। आज डिनर के साथ साथ कुछ अलग चीज़ें भी डिस्कस हो रही होती हैं। यहाँ पे जो डिस्कशन थी वो हो रही थी कि हेनरी की कुछ पुरानी यादों के बारे में, जो उसे पूरी तरह तो याद नहीं थी, बट जो उन यादों से उसका जो ट्रॉमा था वो उसे ज़रूर याद था। और जो उस इंसिडेंट के बारे में जो उसका डर था वो आज भी हेनरी के मन में था। एंड काफ़ी डिस्कशन के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे। एंड जो हाइप्नोसिस मेथड होता है एक, जिससे हम खोई हुई यादों को वापस ला सकते हैं। पूरे प्रॉपर चांसेस नहीं होते इसमें कि वापस आ जाएंगी, बट 50% 60% चांस होते हैं कि जो आपकी खोई हुई यादें हैं वो वापस आ जाएंगी। खासकर जो हेनरी की वाइफ थी, उसको हेनरी की उस पुरानी याद के बारे में जानना था, जिसका डर आज भी उसके मन में था। सो यही होता है एंड में। ये लोग साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करते हैं एंड हाइप्नोसिस मेथड के लिए ये अपनी चीज़ें शुरू कर देते हैं। एंड जो स्टोरी है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द स्पेशल नॉक। सो अब मैं आपको आगे वही बताऊंगा जो हाइप्नोसिस के दौरान हेनरी को याद आई थी। मेरी उम्र उस टाइम लगभग 7 साल थी। एंड मैं अपने घर के पीछे वाले कमरे में बेड पे लेटा हुआ रो रहा था। एंड मुझे याद है कि मेरे होठों पर उस टाइम घाव लगा हुआ था, जिसे मैं बार बार जीभ से छू छू कर देख रहा था। मेरे पैरों के पास दादी बैठी हुई थी, और जिनको देखने से ये लग रहा था कि वो आधी चिंता में है और आधी कहीं और। मेरे कमरे में एक अलमारी रखी हुई थी। एंड जो अब दादी हैं वो उठती हैं और टिश्यू पेपर से मेरे जो आंसू है वो पोंछती हैं। एंड जिस चोट से वो खून निकल रहा था होंठ की, वो भी उसका जो ब्लड था वो भी वो पोंछ देती हैं। और उठ के फिर वो अलमारी के पास चक्कर लगाने लगती हैं। अब आपको एक चीज़ बताऊं कि ये अलमारी ऑलरेडी मेरी काफ़ी रातों की नींद खराब कर चुकी थी। सोते टाइम डरावने सपने आना, और बस बिस्तर पे लेटे लेटे अलमारी को ही देखते रहना, कि ऐसा महसूस होना कि अभी इसका दरवाज़ा खुल जाएगा, अजीब सी आवाज़ें आना। ये सब चीज़ें डेली ही चल रही थी मेरी लाइफ में। अब ऐसे ही एक रात थी, मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और तभी दादी मेरे कमरे में एंटर होती हैं। पर एंटर होते ही वो जस्ट अलमारी के सामने खड़े होकर अलमारी को एक टक देखने लगती हैं। ना कोई रिएक्शन, ना कुछ बोलना। और 1-2 मिनट के बाद मुझे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे दादी कुछ मन में बुड़बुड़ा रही हूँ। सो ये सीन देख के तो मैं फ्रीज़ ही हो गया था। बट मैंने वापस से थोड़ी सी ताकत जुटाई और धीरे से पूछा कि दादी आप क्या कर रहे हो। बट दादी की साइड से कोई जवाब नहीं आया 1-2 मिनट तक। एंड थोड़ी देर बाद दादी मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। अब दादी मेरे पास आती हैं और मेरे बेड के साइड पे बैठ जाती हैं और मेरे को बोलती हैं कि क्या मैंने तुम्हें कभी स्पेशल नॉक के बारे में बताया है। तो मैं इस चीज़ पे अपना सिर हिलाते हुए ना में जवाब देता हूँ। तो दादी अब बोलना शुरू करती हैं कि ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार हो सकती है। ये तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखा सकती हैं जो तुमने इमेजिन भी नहीं करी होंगी, पर ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इतना ही बोला था दादी ने कि वो अपने बिस्तर से उठने लगी थी। पर मैंने दादी का हाथ पकड़ कर बोला कि दादी ये स्पेशल नॉक क्या है, मुझे इसके बारे में बताओ। अब दादी मुस्कुराकर वापस से बिस्तर पे बैठती हैं और आगे चीज़ें बताना मेरे को शुरू करती हैं। दादी बोलती हैं कि जो ये स्पेशल नॉक है, ये एक बहुत ही पुराना जादू है, जो उन्हें उनके दोस्त ने सिखाया था जब वो काफ़ी छोटी थी। पर इसे हर कोई नहीं कर सकता एंड हर कोई इसे करना भी नहीं चाहेगा। पर इसका जो रिज़ल्ट है वो उसे देखने के लिए तुम्हें ब्रेव होना होगा, तुम्हें केयरफुल होना होगा और तुम्हें स्पेशल भी होना होगा, जो कि तुम ऑलरेडी हो। सो अब दादी अपनी पॉकेट से एक टॉफ़ी निकालती हैं और हेनरी को देती हैं। हेनरी भी अब टॉफ़ी खाते खाते अपनी दादी की बात सुनने लगता है। अब दादी आगे बोलती हैं कि जब मैं तुम्हारी अलमारी के पास खड़ी थी, तो मैंने कुछ स्पेशल वर्ड्स, कुछ मैजिकल वर्ड्स यूज़ कर रही थी, एक तरह का जादू कर रही थी अलमारी पे।
जिनके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। ये जो मैजिक है, इनसे जो अलमारी थी उसमें एक एंट्री विंडो ओपन होती थी दूसरे वर्ल्ड की। और जो तुम अपने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जो तुम घर में टाइम स्पेंड करते हो, स्कूल जाते हो, बस खाली यही जगह नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं। और कुछ स्पेशल नॉक के बाद तुम भी इन दूसरी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। दादी आगे कंटिन्यू करती हैं कि अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे काफ़ी ध्यान से सुनना। कि जो तुम ये विंडो ओपन करोगे, याद रखना, ये जो अलमारी का गेट जब तुम ओपन करोगे तो ये हमेशा 7 नॉक के बाद ही होना चाहिए। एग्जैक्ट 7 नॉक होनी चाहिए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। एंड जब तुम इन 7 नॉक्स के बाद ये दरवाज़ा खोलोगे तो तुम अंदर तो नहीं जा पाओगे, बट तुम बाहर से ही बहुत सुंदर नज़ारा देखोगे। जिस दोस्त ने मुझे ये जादू सिखाया था उसने इस ट्रिक का नाम द लूनर प्लेन रखा था। अब दादी थोड़ा सा पॉज लेती हैं, फिर हेनरी की तरफ देख के बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी दस्तक बताई। उस पर हेनरी आंसर देता है कि 7। अब दादी बोलती हैं कि मुझे एक वादा करो कि तुम गलत दस्तक पे कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलोगे, खास करके वो 13 नॉक नहीं होने चाहिए जिस पर तुम दरवाज़ा खोलो। चाहे तुम्हें अलमारी के उस साइड से कोई भी आवाज़ सुनाई दे, कुछ भी कोई बोल रहा हो, बट तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। मैं नहीं चाहती कि जो ब्लैकलैंड्स की विंडो है वो यहाँ ओपन हो। खैर, हेनरी का पूरा ध्यान अपनी दादी की बातों पर था, साथ साथ वो अलमारी को भी कंटिन्यूसली देख रहा था। इस पे हेनरी अपनी दादी से पूछता है कि ये ब्लैकलैंड्स क्या है, बट उसकी जो दादी हैं वो आंसर देती हैं कि तुम इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। अब ये बोल के जो उसकी दादी हैं वो हेनरी को सुलाने लगती हैं और उसके कमरे से चली जाती हैं। उस रात तो हेनरी को बहुत अच्छी नींद आई, बट अगले दिन से हेनरी ट्राई करता है कि वो ये बात भूल जाए जो ये नॉक्स वाली थी। बट जब भी हेनरी कमरे में अकेला होता था तो उसे एक अट्रैक्शन सी फील होती थी अलमारी से, जैसे उसके मन में आ रहा हो कि तुम ये चीज़ ट्राई करके देखो जो दादी ने बताई थी। और थोड़ी देर बाद ही उसके मन में दोबारा थॉट आता था कि नहीं, तुम्हें ये ट्राई नहीं करना चाहिए। अब हेनरी इन चीज़ों से परेशान होता है। रात को सोते हुए उसे डरावने सपने भी आते थे, बार बार अलमारी उसे दिखाई देती थी सपनों में। मतलब उसकी लाइफ में अब जो ये अलमारी थी वो बोझ की तरह लगने लगी थी। और जो उसके ड्रीम्स थे वो उसे सुबह तक याद नहीं रहते थे, बस उसकी कुछ झलक ही हेनरी को याद रहती थी। अब ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। दिन आता है शनिवार का। हेनरी के घर उसका दोस्त आया हुआ था, टिम जैकब्स, और इन्होंने स्लीप ओवर करने का प्लान बनाया था हेनरी के ही घर पे। हेनरी का जो दोस्त था टिम, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। जो टिम था वो हेनरी से उम्र में छोटा था, बट हमेशा से उससे बड़ा ही दिखाई देता था, लंबा चौड़ा। और हेनरी और टिम की कोई आपस में ख़ास दोस्ती नहीं थी, बट जो इनके फादर थे वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मैं और टिम आराम से बिस्तर पे बैठे हुए थे। टिम बार बार मेरा जो पुराना लैपटॉप था उसे ऑन ऑफ करके देख रहा था। और टिम की एक बहुत गंदी आदत थी कि जब भी वो मेरे घर स्लीप ओवर के लिए आता था तो वो हमेशा मेरे पास जो चीज़ें नहीं थी उनको लेके मुझे चिढ़ाता रहता था। और आज भी वो यही कर रहा था कि तुम्हारे पास तो प्ले स्टेशन नहीं है, तुम्हारे पास गेमिंग पीसी नहीं है, तुम्हारे पास टीवी नहीं है। मेरे पास कुछ बोर्ड गेम्स और पुरानी किताबें थी, बट टिम को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। काफ़ी देर मजाक उड़ाने के बाद टिम अचानक से हेनरी को बोलता है कि हेनरी, क्या तुम्हें एक बात पता है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो चुड़ैल है। अब हेनरी जब अपनी मदर के बारे में ये वर्ड सुनता है टिम के मुंह से तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू के साथ साथ उसके मन में गुस्सा भी था, और वो अचानक से अलमारी की तरफ एकटक देखने लगा था कि मन ही मन में वो गुस्से में बोल रहा हो। और 1-2 मिनट के बाद हेनरी अब बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जो कि मुझे भी किसी ने बताया था। एक्चुअल में एक ये खास दस्तक है जो एक तरह का जादू है जो मुझे किसी ने सिखाया था। इस जादू में होता क्या है कि जब हम कुछ स्पेशल नॉक के बाद
जो अलमारी का दरवाज़ा है वो खोलेंगे तो हमें काफ़ी शानदार नज़ारे दिख सकते हैं। और इस अलमारी पे जिसने मुझे ये चीज़ें दिखाई थी उसने कुछ जादू वगैरह भी किया हुआ है, और इस चीज़ से हम जो चाहे वो देख सकते हैं। अब हेनरी की बात सुन के टिम बोलता है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात और क्या हो सकती है जो तुम मुझे ये बता रहे हो। अब हेनरी भी टिम को टोंट मारता है ये बोल के कि ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम ये चीज़ ट्राई नहीं करते हैं। बट जो टिम होता है फिर वो कहता है कि हाँ, हम एक बार ट्राई करते हैं इसे। और अब जो हेनरी होता है वो सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमें जो डोर है वो 7 नॉक के बाद ही खोलना है, ना थोड़ी सी ज़्यादा ना थोड़ी सी कम। एंड जो वो नॉक है वो 13 तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम काफ़ी ख़तरनाक जगह भी जा सकते हैं इसके थ्रू। सारी चीज़ें अब डिस्कस करने के बाद हेनरी और जो टीम थे वो अलमारी के सामने आते हैं। बट हेनरी के मन में काफ़ी सवाल चल रहे थे कि क्या ये चीज़ काम करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। और यहाँ अजीब चीज़ एक ये थी कि हेनरी के जो सिर था उसमें अचानक से दर्द शुरू हो गया था। बट वो इस पे इतना ध्यान नहीं देता है। ये दोनों अलमारी के सामने आते हैं, और वो जो अलमारी थी वो वुड से बनी हुई थी। अब हेनरी नॉकिंग स्टार्ट करता है वुडन डोर पे, 1 2 ऐसे करते करते वो एग्जैक्ट 7 बारी नॉक करता है। और 7th नॉक के बाद एक अजीब सी आवाज़ अलमारी के अंदर से आती है थोड़ी देर के लिए, और बाद में वो कमरे के शोर में गुम हो जाती है वो आवाज़। अब जैसे ही हेनरी डोर ओपन करने वाला ही होता है कि टिम उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है, और एग्जैक्ट 6 बार और नॉक कर देता है। यानी कि 7 पहले और 6 अब जो एग्जैक्ट टोटल काउंट था वो 13 हो चुका था। और डोर जो अलमारी का जो डोर था उसके हैंडल को पकड़ के खड़ा हो जाता है। हेनरी को तो अब कुछ समझ ही नहीं आया था ये सब इतनी जल्दी हुआ। हेनरी उसे बोलता भी है कि टिम प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, और गलत नंबर्स पे जो अलमारी का डोर है उसे ओपन मत करो। टिम जो है वो अब आगे से जवाब देता है कि अच्छा, क्या मैंने गलत नंबर नॉक किए हैं? ओह हेनरी, मैंने तो तुम्हें डरा दिया। अब हंसते हुए जो टिम था वो डोर के हैंडल को छोड़ देता है और अलमारी से दूर जाने लगता है। ये चीज़ देख के हेनरी के मन में अब शांति आना शुरू हो जाती है। बट अचानक से टिम फिर से मुड़ता है और फटाफट अलमारी के पास आके जो उसका डोर था वो खोल देता है। जैसे ही डोर ओपन होता है सो ये दोनों अंदर अंधेरे में देखने लगते हैं। बट वहाँ पर हेनरी के कपड़े और टॉयज़ के अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ था। और हंसते हुए टिम अब हेनरी को बोलता है कि ये देखो तुम्हारा स्पेशल नॉक, और हमें काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। मैं अब इससे ज़्यादा मजाक नहीं कर सकता, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और तुम भी सो जाना। तो हेनरी इस पे कोई जवाब नहीं देता है, वो सिंपली अपनी अलमारी क्लोज करता है। अब वो टिम भी सोने के लिए जा चुका था, अब हेनरी भी अपना बेड पे सोने के लिए जा चुका होता है। हेनरी को थोड़ी सी नींद लगी थी कि एक अजीब सी आवाज़ से हेनरी की नींद खुलती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी स्किन कोई खींच रहा है पकड़ के, बट आसपास कोई नहीं होता। पर जब वो सामने देखता है तो अंधेरे में टिम उस अलमारी के सामने खड़ा हुआ था, एकदम शांत, कुछ हलचल नहीं, कोई बोलचाल नहीं, बस एकटक अलमारी को ही देख रहा था। ये देख के तो जैसे हेनरी की बॉडी से आत्मा ही निकल जाती है कि अंधेरे में का दोस्त अलमारी के सामने खड़ा हुआ है एक ही पोजीशन में और कोई हलचल नहीं दे रहा वो। सो काफ़ी डर में हेनरी धीरे से टिम को बोलता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो, बट टिम का आगे से कोई जवाब नहीं आता। टिम का हाथ अब धीरे धीरे डोर हैंडल की ओर जाने लगता है और हेनरी भी अपने बेड से उतरता है और टिम से थोड़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है। बट उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो टिम के पास जाके उसे रोक सके ये सब करने से। वो दोबारा से टिम को बोलता है कि टिम, तुम दोबारा से दरवाज़ा मत खोलो,
बट इस पे भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। और 1-2 मिनट तक कुछ भी नहीं होता। टिम बस हैंडल पर हाथ रखे होता है और जो हेनरी होता है वो उसे देख रहा होता है। और बहुत स्लो मोशन में अब टिम ने धीरे से अलमारी का दरवाज़ा खोलना शुरू किया और धीरे धीरे अलमारी का डोर ओपन होता है। 10 सेकंड तक तो कुछ नहीं होता, बट 10 सेकंड के बाद अचानक से अलमारी के अंदर से 2 बड़े-बड़े हाथ निकलते हैं और टिम की गर्दन को पकड़ लेते हैं। वो दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सारे सांपों ने टिम की गर्दन पे कुंडली मार ली हो। टिम जो था वो थोड़ा छटपटाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, बट उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि उसका गला इतनी कस के पकड़ा हुआ था उस चीज़ ने। हेनरी भी जो होता है वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है। वो भी चिल्लाना चाह रहा था, बट उसके मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। हेनरी को तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है अचानक से। वो बस खाली खड़े खड़े ये चीज़ें देख रहा था और बॉडी तो उसकी ऑलरेडी फ्रीज थी। अब टिम का जो फेस था वो नीला पड़ने लगता है और वो हेनरी की तरफ अपना हाथ भी बढ़ाता है। ये देख के अब हेनरी भी सदमे से बाहर आता है। वो भी टिम का हाथ पकड़ लेता है, बट उसकी अभी भी उस चीज़ के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी जिन हाथों ने उसे पकड़ा हुआ था। हेनरी बहुत ट्राई करता है अपने दोस्त को वापस खींचने की, पर अब आगे कुछ ऐसा होता है जिस पे ट्रस्ट करना ही बहुत मुश्किल था। जो वो अलमारी होती है उसमें अचानक से इतना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि जैसे ही हेनरी पलक झपकाता है तो जिन हाथों ने टिम की गर्दन पकड़ी हुई थी वो हाथ टिम को अलमारी के अंदर खींच लेते हैं पलक झपकाने से भी कम टाइम में। और 1 सेकंड में जो टिम का हाथ था वो हेनरी के हाथ से छूटता है और एक बहुत अजीब सी चीख के साथ जो टिम था वो अलमारी के अंदर चला जाता है। और ये जो चीखें थी वो धीरे धीरे करके हवा में गायब हो गई, बट ये जो आवाज़ थी वो काफ़ी तेज़ थी। और इसके बाद जो अलमारी का दरवाज़ा होता है वो वापस से स्लो मोशन में बंद हो जाता है। तो ये सब आवाज़ सुनकर अब हेनरी के पेरेंट्स भी जाग जाते हैं। वो फटाफट हेनरी के पास आते हैं और हेनरी जब अपने पेरेंट्स को देखता है सामने गेट पे तो वो उनके पास चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो सारी बातें बताता है कि कैसे अलमारी से वो हाथ निकले और उन्होंने टिम को पकड़ा और वो उसे अंदर ले गए। बट हेनरी की बातों पे उसके पेरेंट्स ने विश्वास नहीं किया। वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस भी हेनरी से पूछती है कि क्या हुआ तो हेनरी उन्हें भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, बट पुलिस वाले भी उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद किसी किडनैपर ने टिम को किडनैप कर लिया है विंडो से आके, और अंधेरे में हेनरी ने उसे कुछ और समझ लिया। तो इससे ज़्यादा हेनरी अब एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता था किसी को। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, बहुत ट्राई करते हैं ढूंढने की, बट टिम नहीं मिलता। हेनरी और टिम कोई ख़ास दोस्त नहीं थे आपस में, बट ऐसे टिम के अचानक गायब हो जाने से जो हेनरी होता है उसको काफ़ी दुख पहुंचता है। वो काफ़ी सैड भी हो जाता है इस चीज़ पे। और सबसे बड़ी चीज़ उसको अनोइंग ये लग रही थी कि टिम एक ऐसी अनइमेजिनेबल चीज़ में गायब हुआ है कि जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकता, या अगर बताता भी है तो कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। टिम की जो फैमिली थी उनका भी रो रो के काफ़ी बुरा हाल था कि उनका लड़का ऐसे अचानक से गायब हो जाता है। ऐसे काफ़ी टाइम बीत जाता है। अब टिम का अभी भी कुछ पता नहीं चलता है और हेनरी को ये बात पता चलती है कि उसके पेरेंट्स घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। उसने बस इतना सुना था अपने पेरेंट्स के मुंह से कि अगर हम यहाँ रहें तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। ऐसा ही होता है। अब हेनरी की जो फैमिली वो नवे घर में शिफ्ट होती है। हेनरी को वहाँ पे भी अपना एक सेपरेट रूम मिलता है और एक दिन वहाँ उसकी दादी से मिलने आती हैं। हेनरी की दादी जो थी वो इनकी फैमिली के साथ नहीं रहती थी, वो कभी कभी आती थी और शाम को हेनरी को सुलाने के बाद वो वापस चली जाती थी। अब दादी हेनरी के रूम में जाती हैं, उसके पास बैठती हैं
और अपनी दादी को देख के हेनरी वापस से रोने लगता है। वो अपनी दादी को सारी चीज़ें A to Z बताता है कि उस दिन क्या हुआ। और ये बताते बताते अब हेनरी थोड़ा घबराने लगा था, बट उसकी दादी उसको बोलती हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है, तुम सेफ़ हो और तुम अपने उस दोस्त से भी सेफ़ हो जो तुम्हें बार बार तंग करता था, और अब तुम उससे कभी नहीं मिलोगे, वो ब्लैक लैंड्स में है। अब ये चीज़ सुनकर हेनरी शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि दादी इसका क्या मतलब है। तो उसकी दादी थोड़ा पॉज लेती हैं, फिर बोलती हैं शायद तुम भूल सकते हो पर मैं नहीं, कि कैसे टिम बार बार तुम्हें तंग करता था, तुम्हें रुलाता था, और उस दिन भी टिम ने तुम्हें स्कूल में सबके सामने जानबूझ के धक्का दिया था, जिसके कारण तुम्हारे होठों पर चोट लग गई थी और वहाँ बैठे सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे। ये चीज़ सुनकर अब हेनरी का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ शॉकिंग पार्ट ये था कि हेनरी ने तो कभी अपनी दादी को बताया ही नहीं था कि टिम उसे तंग करता है या वो टिम की वजह से रोता है। हेनरी हमेशा अकेले में रोता था। बस वो उस दिन अपनी दादी के सामने रोया था जब उसके होठों पे चोट लगी हुई थी, बट उस दिन भी हेनरी ने अपनी दादी को ये नहीं बताया था कि उसे चोट कैसे लगी है। इसी शौक में हेनरी जवाब देता है कि दादी वो तो ये मेरा दोस्त था दादी। तो दादी इस चीज़ पे जवाब देती हैं कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तुम्हें बार बार तंग करते हैं, बार बार रुलाते हैं, वो लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और टिम अब ब्लैकलैंड्स में है, वो अब वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता। ये चीज़ सुनकर हेनरी के मन में हज़ारों सवाल थे, बट उसके मुंह से लास्ट में यही निकलता है कि थैंक यू दादी, और वो सोने के लिए चला जाता है। उसकी दादी भी अब वहाँ से चली जाती हैं, बट हेनरी के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे ये लग रहा था कि शायद दादी ने ये जो स्पेशल नॉक्स बताई थी, ये एक्चुअल में अच्छी चीज़ देखने के लिए थी ही नहीं। ये असल में एक ब्लैक मैजिक था जिससे टिम को सबक सिखाया जा सके। और उसे ऐसा लग रहा था कि जो 7 नॉक्स के बारे में दादी ने बताया था, ये सिर्फ एक पार्ट था इस ब्लैक मैजिक का। और उसे आज भी पता है कि टिम उसी अलमारी में है, बट अब वो बाहर नहीं आ सकता और ना ही वो किसी को दिख सकता है। इस चीज़ का बहुत गिल्ट भी होता है हेनरी को, बट ये था कि वो कुछ कर नहीं सकता था अब। सो वो लास्ट में इन चीज़ों को भूलने की ही ट्राई करता है। तो यही थी आज की स्टोरी, और जिसकी एंडिंग काफ़ी सैड थी कि एक लड़के को अपनी गलतियों की सज़ा कितनी भयानक मिलती है। और हेनरी को ये आज तक भी नहीं पता चल पाया कि उसकी दादी को ये सब कैसे पता चला, जबकि उसने तो कुछ अपनी दादी को बताया ही नहीं। एंड ये स्टोरी रीड करके मुझे भी टिम के लिए काफ़ी सैड फील हुआ। बाकी मैंने अपनी मेल आईडी और मेरी जो इंस्टा की प्रोफाइल है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। एंड मैं आपको जल्दी मिलूँगा और नई एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। सो तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।